ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। आप लोग अपनी आत्मा को खोकर संसार को हासिल मत करो, ज्ञान सोने और चांदी से बेहतर है। ये किसने कहा है? बॉब मार्ले ने कहा है। कैंसर के खतरे का फैलता दायरा। कैंसर आप देख रहे हैं कि तेजी से फैल रहा है और ये आप देखते हैं कि इलाज होने लगा है, इलाज संभव हो चुका है, लेकिन समय पर आप देखते हैं कि जांच नहीं करवा पाते हैं, समय पर जानकारी इकट्ठी नहीं हो पाती है, मालूम नहीं चल पाता है, तो ये क्या खतरनाक साबित होता है। और हर साल आप देखते हैं कि 4 फरवरी को आप लोग विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं और इसका उद्देश्य है कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना, जल्दी पहचान और बचाव के तरीकों के बारे में शिक्षित करना। और 4 फरवरी 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी याद रखिएगा। WHO के बारे में भी याद रखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आज के तकनीकी दौर में बदलती जीवन शैली के साथ कैंसर का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत कैंसर से होती है। कितना? 1 करोड़ से ज्यादा। गरीब और विकासशील देशों में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है। भारत ने पोलियो पर नियंत्रण पाने में तो कामयाबी हासिल की, लेकिन ऐसी तमाम बीमारियां हैं जो देश के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। कैंसर भी इनमें एक है। भारत में कैंसर तेजी से पैर पसार रहा है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर का अनुमान था कि वर्ष 2025 के अंत तक हर 5 में से 1 पुरुष और 6 महिलाओं में से 1 महिला कैंसर से पीड़ित होगी। यह अनुमान वास्तविक आंकड़ों में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। एक अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में हर 2 मिनट में 3 लोगों की मौत कैंसर से होती है। ऐसे में आने वाले वक्त में हर साल 20 लाख से ज्यादा लोग मौत कैंसर से होने का अनुमान है। ये आंकड़े जरूर याद रखा करिएगा। जब आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो वहां इनका उल्लेख कर सकते हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2024 में देश भर में कैंसर के 15 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि वर्ष 2023 में यह आंकड़ा करीब 14,96,000 था। और इसी तरह वर्ष 2022 में देश भर में 14,61,000 से ज्यादा और 2021 में 14,26,000 से अधिक कैंसर के मामले सामने आए। यानी हर वर्ष कैंसर के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। IARC के आंकड़े बताते हैं कि भारत में कैंसर से पीड़ित पुरुषों में से 16.3% की मुंह के कैंसर से, 8% की फेफड़ों के कैंसर से और 6.8% की पेट के कैंसर से मौत होती है। पिछले कुछ वर्षों में पुरुषों के में मुंह का कैंसर तेजी से बढ़ा है। यह तंबाकू के सेवन की वजह से हुआ है, जबकि धूम्रपान से होने वाली कैंसर में कमी आई है। पिछले 1 दशक में कैंसर की वजह से दुगनी रफ्तार से लोगों की मौत हुई है, जबकि इस बीमारी को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें सक्रियता से कदम उठाने का दावा करती हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राज्यों में सबसे ज्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 में 2 लाख से ज्यादा कैंसर के मामले सामने आए। इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है, जहां कैंसर मरीजों की तादाद करीब 1,27,000 पाई गई। और इसी तरह पश्चिम बंगाल में करीब 1,18,000, बिहार में 1,15,000, तमिलनाडु में लगभग 98,000 और कर्नाटक में करीब 95,000 कैंसर के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी कैंसर के मामले चिंता पैदा करने वाले हैं। और आपने देखा होगा, गुटखा हो, तंबाकू हो या सिगरेट हो, इन पर आप देखिए चेतावनी रहती है, लोग फिर भी खा रहे हैं। यह देखा गया है कि देश में कैंसर उन राज्यों में अधिक तेजी से बढ़ रहा है जो आर्थिक रूप से पिछड़े माने जाते हैं। बिहार की बात की जाए तो वहां हर साल तकरीबन 1 लाख कैंसर के मामले सामने आते हैं। वहां सबसे ज्यादा मरीज वे हैं जो तंबाकू का सेवन करते हैं, जो मुंह के कैंसर से पीड़ित हैं। यहाँ महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में कैंसर की समस्या काफी कम है। इस राज्य में 69% महिलाएं कैंसर से पीड़ित हैं, जबकि इस बीमारी से पीड़ित पुरुषों की संख्या महज आप देखिए 39% है। इसी तरह उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, केरल जैसे राज्यों में भी कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। वैश्विक स्तर पर बात की जाए तो वर्ष 2022 में दुनिया भर में कैंसर के लगभग 2 करोड़ नए मामले सामने आए, जिनमें से 97 लाख लोगों की मृत्यु हुई। अनुमान है कि वर्ष 2035 तक कैंसर से मृत्यु दर में 78% और मरीजों की संख्या में 70% की वृद्धि हो सकती है। भारत में हर साल कैंसर के 10 से 14 लाख मामले
सामने आते हैं और जिनमें से 77% से ज्यादा की मौत हो जाती है। कैंसर से बढ़ रही मौत की प्रमुख वजह समय पर इनकी पहचान न होना, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही, जागरूकता का अभाव और समय पर इलाज न मिल पाना है। एक सर्वेक्षण में सामने आया कि भारत में चिकित्सकों की कमी भी बढ़ते कैंसर मरीजों और मौत की बड़ी वजह है। आंकड़ों के अनुसार देश में 2000 कैंसर मरीजों पर महज एक चिकित्सक है, जबकि अमेरिका में यह अनुपात 100 मरीजों पर एक चिकित्सक का है, यानी भारत से कई गुना बेहतर। वैश्विक स्तर पर हुए विभिन्न अध्ययनों में चेतावनी दी गई कि कैंसर पर रोकथाम के लिए यदि वक्त रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह एक महामारी का रूप धारण कर सकता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं में कैंसर का प्रसार तेजी से हो रहा है और इसके प्रमुख रणों में बदलती जीवनशैली, वंशागत जटिलताएं, गुणसूत्रों में आंतरिक बदलाव, महिलाओं में पेपिलोमा विषाणु से ग्रीवा और गर्भाशय के कैंसर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एचआईवी के संक्रमण की वजह से भी कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। इसी तरह हेलियोबैक्टर जीवाणु के कारण आमाशय कैंसर का खतरा अधिक रहता है। आज तनाव और शारीरिक गतिविधियों का अभाव, आधुनिक खानपान भी कैंसर का तेजी से प्रसार कर रहा है। भारत में गरीब और मजदूर किसानों में कैंसर से मौत की दर अधिक है, खासकर बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड जैसे राज्यों में कोयला खदानों, सीमेंट एवं पत्थर तोड़ने वाले कारखानों, ईंट भट्टों, रासायनिक संयंत्रों और चमड़े उद्योग में लगे मजदूरों में कैंसर की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं और इन कारखानों में महिलाओं और पुरुषकर्मी स्वास्थ्य सुरक्षा बंदोबस्त के अभाव में काम करते हैं। इस कारण उनके कैंसर की चपेट में आने का खतरा भी ज्यादा होता है। हालांकि देश में सरकार की ओर से कैंसर के कारणों पर जागरूकता अभियान चलाया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका कुछ खास असर नजर नहीं आता, खासकर ग्रामीण इलाकों में तो बहुत कम। ऐसे में जरूरी है कि केंद्र और राज्य सरकारें गांव-गांव जागरूकता फैलाने के लिए नए सिरे से कार्य करें। महज आंकड़ों के जरिए आम आदमी को कैंसर से बचाव के लिए जागरूक नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, कैंसर के प्रति लोगों के मन में डर के मनोवैज्ञानिक असर को खत्म करने की दिशा में भी कार्य करने की जरूरत है। एक सर्वेक्षण से पता चला है कि जब किसी व्यक्ति को खुद को कैंसर होने की बात पता चलती है तो उसके भीतर मौत का खौफ हावी हो जाता है, जिस कारण उसे कई तरह की शारीरिक और एवं मानसिक जटिलताएं घेर लेती हैं। ऐसे में जरूरी है कि सरकारी तंत्र, गैर सरकारी संगठन और समाज तीनों मिलकर कैंसर के उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाएं और इससे डरने की बजाय इसका डटकर मुकाबला किया जाए। समय आ गया है कि कैंसर से बचाव के उपायों को हर स्तर पर समान रूप से प्रभावी तरीके से लागू किया जाए और उनका अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए। नीति निर्माताओं को इस संकट को केंद्र में रखकर नई योजनाएं और नीतियां बनानी होगी, तभी सही मायने में कैंसर की रोकथाम की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा सकते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। मोह के धागे आप लोग कहते रहते हैं ना, इससे बड़ा मोह है, उसी की बात हो रही है। गर्मी की दस्तक के साथ ही लोग अपने गर्म कपड़े संभालने लगते हैं, लेकिन ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है जो इस मामले में थोड़ी अलग संवेदना रखता है। वह अपना आधी बाजू का एक स्वेटर अपनी कमीज की अलमारी में ही रख देता है। वह गर्मियों में भी दिखता रहता है तो उससे मन ही मन सुकून मिलता है। दरअसल एक दफा उसका यह स्वेटर ढूंढने से भी नहीं मिला तो वह बेचैन हो गया था और उसने सारा घर सिर पर उठा लिया। परिवार के सारे सदस्य ढूंढने में लग गए। 2 दिन बाद बामुश्किल पलंग के नीचे बने दराज से मिला। तब से उस व्यक्ति ने इसे सर्दियों के कपड़ों के साथ संभाल कर रखना छोड़ दिया। अब ऐसा लगता है कि वह अपना यह खास स्वेटर कभी नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि स्वेटर पहनते ही उसकी मधुर यादों की एक खिड़की खुल जाती है। एहसासों की गर्माहट महसूस करते करते सालों साल पीछे लौट जाता है। उसकी माँ के जिन हाथों ने कभी यह स्वेटर बुना था, अचानक उसे सिर माथे पर फिरते महसूस होते हैं। वह छात्र था तो बुनते बुनते उनकी माँ उनकी पीठ पर लगाकर देखती कि नाप ठीक है ना, और कभी खेल रहा होता तो आवाज लगाकर बुलाती और छाती से लगाकर स्वेटर की नाप जांच लेती। और आप देखिए, हर किसी को अपनी पुरानी चीज़ों से जुड़ाव होता है, पुराना वाहन या पुरानी कलम ही क्यों ना हो, और उससे चलना या फिर लिखना सहूलियत भरा लगता है। इसलिए परीक्षार्थी अमूमन नए के बजाय पुरानी कलम लेकर ही परीक्षा के प्रश्नोत्तर लिखने में बेहतरी महसूस करते हैं। पुरानी कलम अंगुलियों पर बैठी होती है। कई छात्र मानते हैं कि पुराने घिसे कपड़े पहनकर पढ़ाई करने में एकाग्रता बढ़ती है। जीवन सिखाता है कि साजो सामान और तामझाम जुड़ता रहेगा, खोता रहेगा, कुछ भी सदा के लिए संग नहीं रहेगा। और कभी हम त्याग दें
देंगे, कभी वह अलविदा कह देगा। शुरुआती दौर में हर बिछड़ना दिल तोड़ता है, लेकिन समय के साथ समझ आता है कि हर किसी का आना किसी मकसद से होता है, कुछ सिखाने, कुछ आराम देने और कुछ मजबूत बनाने के लिए। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं ठहरता, बस एक अध्याय या दौर की तरह आता और अपना कर्म निभाकर चला जाता। सीख मिलती कि साथ यहीं तक था, और इस परम सत्य को दिल से स्वीकार करते ही गजब की शांति सुकून का अनुभव होता है। जो मौजूदा दौर में हाथ में है वही हाल फिलहाल हमारा है। जो चला गया, छूट गया, नष्ट हो गया, म्याद पूरी कर गया, और उसका हमारा नाता वहीं तक था। यही जीवन है, आना और जाना, मिलना बिछुड़ना, और हर अदल बदल पर खुद को थोड़ा समझना, संतावना देना। कुदरत ने अनगिनत मिसालें पेश कर सिखाया कि हर चीज का प्रारंभ अंत निश्चित है। बिछुड़ने के बावजूद कुदरत ने जीवित रहने के हौसले से लैस रहने की प्रवृत्ति भी कूट कूट कर भर दी। सयाने लोग समझाते रहे कि पूरा अस्तित्व हर एक पल उत्सव की तरह आनंदित करने योग्य है, इसलिए खुद को एक दौर या एक वस्तु विशेष तक सीमित या बांध कर ना रखा जाए। जो व्यक्ति अपनेपन के मोह के धागे जोड़ तोड़कर स्वतंत्र भाव से जीने लगता है, वह किसी माया बंधन में नहीं बनता। जो होता है और हो रहा है उसे सहर्ष गले लगा लिया जाए, और अब तक जो पाया उसे भूल जाया जाए, और अतीत को भूलने और उससे अलग होने के बाद पीछे मुड़ मुड़ कर देखना व्यर्थ है। वर्तमान में रहने की जरूरत है, क्योंकि जीवन परिवर्तन का ही नाम है। इसलिए नियंत्रित करने की कोशिश ना की जाए। हर इंसान स्वयं में पूर्ण है। पूर्ण होने या बनने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं रहती। जो कुछ चाहिए वह हर एक के भीतर ही है, और इसे पहचानने वाला व्यक्ति सर्तिया समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। कोई खोजा जाता है वह अतिथि नहीं, अतिथ्य है, और बाहर से हासिल नहीं करना वह तो भीतर ही समाया है। प्रवृत्ति की चाय में विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करने में तमाम देश और उद्योग घराने पीछे नहीं हटते। मिस्र, यूनान, ब्रिटिश समेत कई साम्राज्य और वैश्विक स्तर पर मशहूर कई कारोबारी दिग्गज दुनिया या बाजार पर हावी रहे, फिर लापता भी हो गए। दूसरे शब्दों में जीवन का भाव होना चाहिए, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुम खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? वास्तविकता यही कि तुमने जो पाया यहीं से पाया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का हो जाएगा। सृष्टि की इस नसीहत और नियम का बखान एक पुराने फिल्मी गीत के बोल क्या खूब कहते हैं। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भूलता चला गया। गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो, जहां मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। बाकी आप लोग बताइए क्या सोचते हैं आप लोग। ये आप देखें, ये टिप्पणियां रहती हैं छोटी छोटी। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म में ना वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये संभावनाओं के समानांतर यह एक जग जाहिर तथ्य है कि दुनिया आज तकनीकी विकास के अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसका एक सबसे अहम औजार बनने जा रही है। और देखिए, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में इस संदर्भ में जितने आयाम सामने आए वे बताते हैं कि दुनिया भर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई केंद्रित बदलाव और विकास की एक नई परिभाषा गढ़ने जा रहे हैं। इसमें भारत की एक अहम भूमिका होगी, और खासतौर पर वैश्विक दक्षिण या फिर विकासशील देशों में इसे नेतृत्वकारी भूमिका में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि एआई का इस्तेमाल अब केवल सुरक्षा के मुद्दे तक केंद्रित नहीं है, और आज विकास के क्षेत्र में समावेशी, पारदर्शी तथा जिम्मेदार सुशासन के तौर पर इसकी भूमिका का विस्तार हो रहा है। जहां तक दिल्ली में हुए एआई सम्मेलन का सवाल है, इसमें स्वास्थ्य, कृषि, जलवायु परिवर्तन, शासन और आर्थिक विकास के मामले में खड़ी होने वाली बाधाओं का हल निकालने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को आगे बढ़ाने की जमीन तैयार करने की कोशिश की गई। यानी सम्मेलन में एआई के जरिए समग्र विकास के क्षेत्र में संभावनाओं की नई राह तलाशने की भूमिका बनी। पिछले कुछ वर्षों के दौरान तकनीक, चिकित्सा, अन्य उत्पादों के निर्माण तथा उपयोग में एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। विकास के लगभग सभी क्षेत्र में इसकी अहमियत जिस रूप में बनती दिख रही है, उसके मद्देनजर भारत ने भी अभी से प्रयास शुरू कर दिए। लेकिन यह भी सच है कि फिलहाल इस क्षेत्र में चीन और अमेरिका की कंपनियों का वर्चस्व है। निश्चित तौर पर भारत जैसे विकासशील देशों के सामने यह एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी भी समस्या से पार तभी पाया जा सकता है जब उसकी जटिलता को स्वीकार कर उसका सामना करने का विकल्प चुन लिया जाए। इस लिहाज से देखा जाए तो भारत का यह रुख तकनीकी प्रतिस्पर्धा के मैदान में चुनौतियों का सामना करने की जमीन तैयार करता है।
कि देश एआई से डरता नहीं बल्कि इसमें वैश्विक भलाई के लिए समृद्धि और भविष्य की संभावनाएं देखता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एआई अब भविष्य की दुनिया का एक यथार्थ है और विकास की पटकथा तैयार करने में इसकी अहम भूमिका होने जा रही है। मगर इसके समानांतर देखने की जरूरत होगी कि नए बनने वाले ढांचे में समाज के सभी वर्गों के हितों को सुनिश्चित करने का उद्देश्य किस हद तक पूरा हो पाता है। और इस संदर्भ में एआई की बढ़ती भूमिका के दौर में बड़े पैमाने पर नौकरियों का दायरा सिकुड़ने, अवसर कम होने की जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, उसका हल निकालना एक बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा एआई आधारित तकनीक का बेजा इस्तेमाल करके भया दोहन, डीप फेक से जुड़ी जटिलताएं, डेटा केंद्रों से जुड़ी पर्यावरणीय प्रभाव, ज्यादा डेटा हासिल करके उसका मनमाना उपयोग, उसे नियंत्रण का एक और जार बनाने जैसे सवाल भी सामने खड़े होंगे। इस समस्या का हल निकालने पर ही इस तकनीक की साख निर्भर करेगी। यूं दिल्ली के सम्मेलन में एक सकारात्मक उम्मीद यह जताई गई कि एआई अरबों लोगों को गरीबी से बाहर निकाल सकता है और एक बेहतर दुनिया बना सकता है। मगर यह इस पर निर्भर करेगा कि एआई की नई दुनिया में वंचित तबकों एवं गरीब आबादी की कितनी पहुंच संभव हो सकेगी, इसका चेहरा कितना मानवीय तथा समावेशी बनाया जा सकेगा। ये आप देख लेंगे, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें हमारा प्यारा भारत है, ये रूस है, ये चाइना आप देखेंगे, ये आप लोगों को यूएसए देखने को मिल जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। लापरवाही का रोग। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक स्वास्थ्य शिविर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद संक्रमण से 9 मरीजों की एक आंख निकालनी पड़ी और 9 अन्य की एक आंख की रोशनी चली गई। यह घटना स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस शिविर का आयोजन एक स्थानीय निजी अस्पताल की ओर से किया गया था और यहाँ कई लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत आंख के ऑपरेशन कराए। प्रारंभिक जांच पड़ताल के बाद स्थानीय प्रशासन ने माना कि इन मामलों में गंभीर चूक हुई है। सामान्यतः चिकित्सक मरीज की मर्ज को ठीक कर उसके जीवन को बेहतर बनाता है, इसलिए इसे ईश्वर का दूसरा रूप भी कहा जाता है। ऐसे में किसी चिकित्सक या उसके सहायक की इस तरह की लापरवाही को किस तरह देखा जाएगा। यह घटना इस बात को भी उजागर करती है कि स्वास्थ्य सेवा से जुड़े अमले में कर्तव्य के प्रति कोताही और असंवेदनशीलता की जड़ें किस तरह गहरी होती जा रही हैं। यह घटना कोई पहला मामला नहीं है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद संक्रमण से आंखों की रोशनी खत्म हो जाने के मामले देश भर में अक्सर सामने आते रहते हैं। चाहे सरकारी अस्पताल हो या निजी, इस तरह की लापरवाही अब आम बात हो गई है। गोरखपुर में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में करीब 30 मरीजों की आंख का ऑपरेशन किया गया और जिसके बाद 24 घंटे के भीतर 18 मरीजों की आंखों में संक्रमण हो गया। सवाल है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है। हालांकि ऐसे मामलों में स्पष्ट कानूनी प्रावधान मौजूद है, लेकिन साफ है कि उन पर कड़ाई से अमल नहीं हो पा रहा है। अक्सर देखा गया कि इस तरह की घटनाओं में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित के जख्मों पर मामूली मुआवजा का मरहम लगाकर मामले को निपटा दिया जाता है, जिस कारण व्यवस्था में कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने का आलम जस का तस बना रहता है। जाहिर है कि जब तक चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, तब तक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और इस तरह की लापरवाही कई जगह आती रहती है, देश से कई हिस्सों से। ये उत्तर प्रदेश, लखनऊ इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्य में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद में कितनी 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं और लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल देखने को मिल जाएंगी आपको। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।